इंग्लिश आगे कोई रुकावट ना डाले, इसलिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखों दूसरी लड़कियों की आंखों से बड़ी खूबसूरत है। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इसकी ज़रूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे ज़रूरी समय में प्यार की जौक उससे चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने का प्रयत्न शुरू कर दिए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगिता के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग ज़रूर पीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इसकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में ये झूठ 4 चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वे योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही है। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के बेस में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वे बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से वे हड़बड़ाए। पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छी बनाती है। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हा हा हा। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वे योगिता से वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसी वे त्यागी या अविनाश से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ। योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों नचते हुए, संगीत हमारे मन में बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता ज़रूर हूँ, उसने योगिता से कहा। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा कौन किसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते हुए कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब उसने ये बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलने वाला है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नज़र योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गई और वे मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थी, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में समय बिता गए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांककर देखा। वहाँ अविनाश मुद्रल अपनी किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए। झूठ
चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थी। पांडे ने हाल ही में रिलीज हुई मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोलते सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी अखियों में डूब गया। गुप्ता पीली कोठी के नए नए आए दो लड़कों को परीक्षा के गुर समझा रहा था। वह तल्लीन होकर नौसिखिए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। मैंने और दीप सर ने साथ ही में इंटरव्यू दिया था। वो तो इंटरव्यू के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, नहीं तो मैं दीप की जगह आज डीएसपी होता। गुप्ता ने उन लड़कों को आगे प्रेरित करते हुए कहा, तुम लोग मेरे बताए तरीके से पढ़ाई करोगे तो देखना तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। हिस्ट्री में उत्तर कैसे लिखा जाता है ये तो मैंने ही दीप को सिखाया था, तब जाकर हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ पाए। उसके चेला था मेरा। दोनों लड़के गुप्ता के झूठ पर टिके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर चले गए। तब तक अविनाश एक नए लड़के के साथ गुप्ता के कमरे में आ गया। पीछे पीछे पांडे और मनोज भी आ गए। अविनाश ने गुप्ता से कहा, ये नवल बल्ला है, यह भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। इंटरनेशनल रिलेशन में तो पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कुछ भी समस्या आती है मुझसे ही पूछते हैं। क्यों अविनाश? गुप्ता ने नवल को नौसिखिए मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अविनाश से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाहिए। अविनाश ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखते हुए कहा, पीली कोठी में क्या गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के वक्तव्य को नवल ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवल ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया, अच्छा बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार से उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? ये पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवल के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लगाई। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां थीं। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी में डूबी 4 रोटी रखी थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता को नवल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवल ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न फिर से याद दिलाया, बताइए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवल ने जब ये बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवल की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखों से उत्तर याद करने का सफल अभिनय करने लगा, पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जुबान पर आ ही रहा था, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा। नवल ने वहां बैठे अविनाश, मनोज और पांडे को ललकारा, आप लोगों को पता है? किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है, पर नवल कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया, चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवल की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया, पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया, वह झूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवल के सामने हथियार डाल दिए। नवल ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वे सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर टूट पड़ा। नवल को लगा
लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवल ने अपने दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, उसका नाम है जुनिकिरो कोइजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई। सभी को नवल बेहया लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवल अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफ़ी देर तक कमरे में श्रद्धा का फ़ोन नंबर ढूंढा पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुके पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। उधार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग में एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फ़ोन लगाया। एक महिला की आवाज़ आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैंने दृष्टि में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी, उनका फ़ोन नंबर मिल सकता है। मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। महिला ने रुके सुर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फ़ोन नंबर लेने की मनोज की ये आखिरी उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके IAS का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने, अब तक ना भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका ये हथियार बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फ़ोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फ़ोन लगाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, इसलिए एक बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उसका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार IAS मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे ज़रूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देगी, लेकिन अब प्रभावित महिला ने यथावत जवाब दिया, सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दी। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है, कैसे जाएगा वह? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे, क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फ़ोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ इतनी दूर? उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन से
फिर दिल्ली से बस से। सिंपल। पांडे ने की इस जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझाया, लेकिन मनोज अभी भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे फिर समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत सब लांघ जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। है कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओ। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वे उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स देते हुए कहा, मनोज, ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने में तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही उसने 500 रुपये भी मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। वे मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फ़ोन लगाया और हंसकर देर तक बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हिना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह घबराया हुआ था। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगी। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी, क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं के बादल तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन्हें छू ले। मनोज पहाड़ी के सौंदर्य में डूब गया सा। उन्हें सौंदर्य के कारण ही शायद श्रद्धा इतनी सुंदर और भली दिखती है। पहाड़ी सौंदर्यता निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक रास्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसे श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में माल रोड है। माल रोड के नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर उसका घर है। जिन सीढ़ियों पर रोज़ श्रद्धा जाती थी, आज वह उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नज़दीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियाँ उतर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था गणेश चंद्र जोशी प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा। उसे उसकी सारी कल्पना, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर खुद सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसी घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती है। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी नाम लिखा था। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली बना रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नज़रें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक से चकांदर होने के लिए उसकी आंखें ताक रही थी। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले वह अनजाने लड़के को परख लेना चाहती हो, फिर श्रद्धा को बुलाए, या मुरैना की तरह किसी से लड़की को ना मिलाने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पर ना हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह से प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ रही थी।
तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का हूँ, मनोज ने उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को ये सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों पर रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाजशास्त्र में रुचि ले रही थी। मनोज को ये चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती हैं, पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। श्रद्धा की बात छोड़कर मम्मी अब बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला लीजिए। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भर भर कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई। पर जल्दी हार ना मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फ़ोन नंबर चाहिए। मेरे पास था पर मुझसे कहीं खो गया है। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा कि मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। श्रद्धा की मम्मी उधार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फ़ोन नंबर मनोज को दे दिया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से मनोज वापस बस स्टैंड पर आ गया। उसने श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी। धड़कनें फिर बढ़ने लगी। बात ना करो तब भी बेचैनी और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतज़ार करता रहा। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फ़ोन उठाया। उसे कहा कि मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फ़ोन पर आ गई। मनोज अब वह आवाज़ सुनने वाला था जिसके लिए वे पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर वह लड़का खड़ा रहा। हेलो, क्या यही आवाज़ है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांसें लेने जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है? क्या इसी आवाज़ को सुनने के लिए वह यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फ़ोन में से सिर्फ आवाज़ आई, हेलो, कौन है? अब वह चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई थी, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा ने पूछा। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज सी हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियाँ इतनी जल्दी सब भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर होती है, या लड़कियाँ सब भूलने का अभिनय करती है? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था। एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया, आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फ़ोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज पर गिर पड़ी। फ़ोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज़ ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसू में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा,
फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, कहीं मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वे कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुँच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं जाना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? ये एसटीडी वाला था। आपका फ़ोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फ़ोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराज़गी को छिपाते हुए कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्ज़ाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखलाओं में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्ज़ाम इंग्लिश के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने कहा, मैंने मेंस नहीं दिया, इंग्लिश के पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्ज़ाम की कहानी श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वे तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फ़ोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा, लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा। उस भरे मन में अब कोई भय न था, आशंका नहीं बची, ना श्रद्धा के प्रति, ना अपने भविष्य के प्रति। 5 बजे योगिता के आने के बाद प्रेमी पांडे ने राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, आप लोग ज़रूर आइए। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। 5 घंटे के इंतज़ार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ। योगिता के जाने के बाद वे लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वे पढ़ सकता है। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़ने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा टेप पर गाना सुनने की होने लगी। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना सोनी सोनी अखियों वाली लगा दिया। गाने की आवाज़ फुल थी। पास के कमरे में नवल को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। उसने पांडे के कमरे में जाकर मनोज से कहा, गाने की आवाज़ कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज़ कम कर दी। नवल वापस अपने कमरे में पढ़ने चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवल पढ़ने का अभिनय बहुत करता है। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने से डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टे जब गाना चलता है तो हम और अच्छा पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवल को जी भरकर गालियाँ दी। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज को तैयार हो गए। अविनाश के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार में प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे के प्रभाव बढ़ता, इसलिए उसने शादी में जाने के लिए अविनाश को भी तैयार कर लिया। शादी में स्वादिष्ट भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अविनाश तैयार हो गया। शादी में योगिता के सौंदर्य को देखकर पांडे आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पसंद पर गर्व करते हुए उसने अविनाश को कोहनी मारते हुए कहा, देखो अविनाश, योगिता कितनी सुंदर है। अविनाश स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अविनाश, पांडे, मटर पनीर अच्छा बना है, तुम भी प्लेट ले लो। ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अविनाश ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी।
पढ़ाई वह भूल चुका था। वह मेहमानों से बात करती, चहकती, मुस्कुराती योगिता को निहार रहा था। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योगिता कितनी खुश है। मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया, मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे कारण ही खुश है। उसकी खुशी छिपाई नहीं छुप रही। अविनाश ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे दही बड़ा अच्छा बना है, खाओगे? योगिता के सौंदर्य में डूबे पांडे को अविनाश का व्यवधान पसंद नहीं आया। उसने गुर्राते हुए अविनाश से कहा, तुम ठूस लो पहले। मनोज को उत्सव में इस माहौल में श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था, दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। तुम सही कह रहे हो, योगिता मेरे आने के कारण ही बेहद खुश दिखाई दे रही है। संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए पांडे ने मनोज से कहा। अविनाश पांडे की बात पर हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह में भरे कड़ी चावल गिर जाएंगे। फिर भी मुंह में कड़ी चावल भरे हुए उसने अपने मन की बात कह दी। पांडे, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? अविनाश बिन बुलाई शादी में केवल भोजन करने आया था, पर उसने पांडे को यथार्थ के दर्शन कराने का अपना दायित्व निभाया। पांडे ने अविनाश से गुस्से में कहा, उल्टी सीधी बातें बहुत करते हो तुम क्या जानो प्यार की खुशी क्या होती है? तुम्हें यही लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बताओ अब क्या कहना चाहते हो? अविनाश की नज़र बारीक थी। उसने पांडे को वह दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अविनाश ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण नहीं चेक रही पांडे, वो देखो काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है, उसके कारण चेक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंसकर बात कर रही है। पांडे ने इस दृश्य को देखकर भी अविनाश का विरोध किया। अविनाश, तुम विघ्न संतोषी हो। यहाँ कई लोग योगिता के मेहमान हैं, हंसकर बात करना मेहमान का धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है तो, पर उस लड़के से ही चक्कर है योगिता का। तुम बेकार ही बीच में कूद रहे हो। अविनाश ने आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। उसे उम्मीद नहीं किसी और लड़के के कारण खुश है। अविनाश ने कॉफ़ी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया। पांडे, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी योगिता ने तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और संभावशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करो। पांडे तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाता हूँ। रुको पांडे, मैं पता लगाता हूँ, तुम शांत रहो। मनोज ने विचलित पांडे को कंट्रोल करते हुए कहा। योगिता के पास पहुंचकर मनोज योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोलती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो मैं मनोज। लड़के ने विनम्रता से कहा, हेलो मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक है जीजाजी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये एक अधूरा और आशंकित करने वाला परिचय था। पास खड़ा पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वे कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। पांडे बुझ गया। लड़का उन लोगों से विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह कन्फर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता, शशांक एक अच्छा लड़का है। योगिता को मनोज का आशय समझने में वक्त नहीं लगा। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता, इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सिर केवल ना के इशारे से में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर इन लोगों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योगिता उसे याद करेगी या भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योगिता के चेहरे की ओर देखने की नहीं हो रही थी। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाइए। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं। वे दूसरी तरफ चली गई। अविनाश ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं तो लपक कर आ गया। मनोज ने अविनाश से कहा, तुम सही थे अविनाश, योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अविनाश ने पांडे से व्यंग में कहा, पांडे अब चले, यहाँ खाना खाकर जाओगे? एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड।
पढ़ लो नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा। पांडे खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अविनाश से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी, इसलिए वह मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी उस दिन खा लेना तुम खाना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी। जाओ तुम श्रद्धा को फ़ोन करके आओ। मेरी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। पांडे ने अपने लूट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया कि इस पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अविनाश पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। डीजे पर कम्बट इश्क जो सारा जहाँ है वो गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। सुखविंदर और आशा भोसले के इस गाने से मनोज अपने अधूरे इश्क में डूब गया। उसे लग रहा था कि ये गाना जैसे उसी के लिए गाया जा रहा है। ये इश्क हिम्मत है, ये इश्क किस्मत है, ये इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं था। गाना खत्म होने के बाद ये भरा प्रेमी लुटे प्रेमी के पास आ गया। पांडे कन्फ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जद्दोजहद चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाने के बाद तीनों कार में वापस चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वे दुखी मन से सड़क पर देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी। अविनाश ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रेमिका मीठा जहर होती हैं, जिनसे शुरुआत में ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये जान लेकर ही छोड़ती है। अविनाश ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अविनाश की बात से सहमत नहीं दिखे तो अविनाश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रेमी तो कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई लिखाई छोड़कर लपलपाती जीभ निकालकर भागते रहते हैं। क्यों पांडे? अविनाश ने पांडे को कुत्ता कह दिया था और अविनाश उसकी स्वीकृति भी पांडे से चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह अविनाश से लिपटकर रोने लगा। अविनाश को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा होने लगी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे कार चलाने दो, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से हाथ धोया है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हटो अलग। मनोज अभी भी उसी गाने के सुरूर में था। अविनाश ने मनोज से पूछा, जी बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज़ से उसी गाने की लाइनें गाना शुरू कर दी। ये इश्क हिम्मत है, ये इश्क किस्मत है, ये इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी मनोज को देखने लगे। तीनों पीली कोठी पहुंच गए। इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए दुखी होता रहा। सोनी सोनी अखियों वाली गाना आज उसने नहीं चलाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कोनू नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम बिन हमरा कोनू नहीं, अपने टेप पर लगा दिया और पलंग पर लेटकर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए थे कि उनका प्रीलिम्स सामने है। सिविल की प्रीलिम परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की ये प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का ये दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। शाम सीढ़ी के खेल में तरह मनोज फिर से 0 पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग के तौर से पांडे को घायल करना शुरू कर दिया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवल का ये कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वह सोनी सोनी अखियों वाली जिसके इम्तिहान में तुम प्रीलिम ठीक से नहीं दे पाए थे। नवल ने अपने होठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्राकृतिक
ऐतिहासिक भारत की दक्षिण भारत से ज़्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने सफाई दी, अविनाश बीच में कूदा। पांडे प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ है। नवल ने इस बार मनोज से कहा। मनोज, एक बार फिर प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इससे पहले कि नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही हम कोचिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने की तरह पंक्तियां गुनगुनाने लगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ वे अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज नवल के घातक व्यंग को सुनकर मन मसोच कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थी। मनोज को यह समझ आ गया कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट की सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। उसे लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता अब बेमानी हो गई। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ में आ गई। इसलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन मुश्किल से होता है। सपना देखने के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोगों से अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए उन सबसे बेहतर बनना पड़ता है। वे तो पास के कमरे में नवल और अविनाश से बेहतर नहीं बन पाया, फिर पूरे देश में तो कितने ही प्रतियोगिता उससे बेहतर मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा योग्य हैं। वह कैसे पूरे देश के प्रतियोगियों को पछाड़कर आगे बढ़ पाएगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। उम्मीद थी तो केवल इतनी कि हिंदी साहित्य में उसके लेखन पर विकास सर ने भरोसा जताया था। विकास सर के एक टेस्ट का मूल्यांकन उसके मन की उम्मीद को बनने नहीं दे रहा था, इसलिए असफलताओं के बावजूद वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता था। धैर्य के साथ पढ़ाई करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं था। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश PSC की मुख्य परीक्षा थी, फिर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल में मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर तैयार होना है, लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को वह दिल से नहीं निकाल सका। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही ये भावना फिर से हिलोरे मारने लगी। श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज़ फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर उसकी नींदें उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा फिर से जगाने लगी। पढ़ाई और प्रेम के अजीब से द्वंद्व में घिरा था मनोज इन दिनों। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग से बेहतर नहीं थी। प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेम और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम से नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था, बल्कि अपने प्यार को वह पढ़ाई में सहयोगी ही मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धा में हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, मैं इसे भक्ति कहता हूँ। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घालमेल कर लिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। पांडे ने मनोज से कहा, मनोज, हम त्यागी जी के घर चलें, उनसे बात करके पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है। मनोज भी बहुत दिनों से त्यागी जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों उनके घर चले गए। त्यागी जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर लौट लिए टिके किताब पढ़ रहे थे। दोनों को देखकर त्यागी जी ने ठाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई, त्यागी जी ने पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? त्यागी जी को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया, श्रद्धा की। बमसा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया।
वह शायद त्यागी जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वह त्यागी जी के जैसे अनुशासन प्रिय स्कूल प्रिंसिपल के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह त्यागी जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। त्यागी जी कुछ पूछते उसके पहले पांडे ने कहना शुरू किया, श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वे कह रहे हैं कि वे भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास उस क्षेत्र में अवश्य समृद्ध रहा होगा, इसलिए इस मार्मिक विषय पर आपके विचार जानने हम आज यहाँ आए हैं। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब त्यागी जी की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। हाँ, समृद्ध तो नहीं था, पर ठीक ठाक था, त्यागी जी ने ठहाका मारते हुए जवाब दिया। मनोज को त्यागी जी से इस तरह की किसी भी सिक्योरिटी की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने दें? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब उनकी किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुढ़ा गई होगी, त्यागी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थी। पांडे ने त्यागी जी पर कृपा कर दी। उसने उनकी बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज़्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे थे। ये अत्यंत विचलित है। मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है, भक्ति देती है। पांडे ने त्यागी जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर रहता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वे उत्साह से करेंगे, प्रशंसा से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। त्यागी जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को त्यागी जी के विचार उसके मनमाफिक लगे, लेकिन पांडे त्यागी जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने त्यागी जी को मसाला प्रदान किया। तो ना करे, प्रेम की यही तो खूबसूरती है, ये अकेले भी किया जा सकता है। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इसे श्रद्धा को क्या, इस प्रेम से सम्मत तो मनोज ही हो रहे हैं ना, पवित्र भी तो मनोज ही हो रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। त्यागी जी ने मनोज को प्रेम का अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने त्यागी जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर फिर मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? त्यागी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है। शेष सब बेईमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे। जैसे ही आपने प्रेम की इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपको अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे किसी का नहीं। मुझे लगता है कि बिना सफलता के प्रेम मिलना असंभव है। पांडे ने अपने दिल का दर्द त्यागी जी को सुनाया। त्यागी जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम के मिलने से क्या संबंध? आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा, असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है? और सफलता क्या है? क्या तहसीलदार थानेदार बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह सड़क पर झाड़ू लगाएं। त्यागी जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि त्यागी जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर त्यागी जी ने तो दूसरा ही राग अलापा, जिसे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि त्यागी जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उससे प्यार करेगी। मनोज त्यागी जी के घर से संतुष्ट होकर, पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। त्यागी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था, अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फ़ोन नहीं लगाया, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वे। जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता। कितना क्षणिक है ना सब।
एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल में अविश्वास। अजीब प्यार है ये, जो एक समय में मजबूत खुद को परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है, फिर ये अविश्वास, ये परखना, ये डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात ना करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगा कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना है। ना करूं प्यार की बात, आवाज़ ही सुन लूं, एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई, अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे याद करता हूँ? ये जानना भी तो ज़रूरी है। बिना फ़ोन पर बात किए कैसे जाने ये सब। इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फ़ोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वे कर नहीं सकता श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। श्रद्धा ने उसे बताया कि उसकी इंटर्नशिप फ्री हो गई, इसलिए फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए यह अच्छी खबर थी। वह भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया।